हेलो क्लास 11th, कैसे हो बच्चों आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसमें अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था और दूसरे लेक्चर में हमने ब्रीथिंग का मैकेनिज्म समझा था, बॉयल्स लॉ के बारे में देखा था उसी में ही। और हमने समझा था कि प्रेशर ग्रेडियंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्रीथिंग करने के लिए। हमें ब्रीथिंग करने के लिए प्रेशर ग्रेडियंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो हमने देखा था। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ऐसा कोई ईयर का एग्जाम नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी ईयर का एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में ये चैप्टर से ये क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज। और बच्चे गलत करके भी आते हैं, है ना। तो क्यों गलत करते हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आपको इतनी श्योरिटी दे सकता हूं कि इस वीडियो के लास्ट में, जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा, वैसे ही आपको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज आपके टिप्स पे होंगी। गारंटी मेरी है इस बात की, है ना। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा। मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे आपको बोलना है। जितनी बार मैं रिवाइज कराऊंगा उतनी बार आपको रिवाइज करना है। साथ ही साथ नोट्स बनाना है। कॉपी पेन लेके बैठिए मेरे साथ। जब भी आप लेक्चर देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, और जितनी बार मैं लिखूंगा उतनी बार आपको भी लिखना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे आपको भी बोलना है। और जैसे ही वीडियो खत्म होगा आप देखेंगे कि आपको सारे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और सारी कैपेसिटीज याद हो गई हैं, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आते हैं अपने लेक्चर पे, अपने लेक्चर के टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो जो सबसे पहला रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो होता है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम का? देखिए, नॉर्मली जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, है ना। मैं बोल भी रहा हूं और पढ़ा भी रहा हूं, है ना। तो इस टाइम ध्यान से देखिए, मैं सांस भी ले रहा हूं, सांस छोड़ भी रहा हूं, है ना। नॉर्मली जैसे लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं, अपना जो भी काम कर रहे हैं, उस टाइम लोग सांस भी ले रहे हैं, सांस छोड़ भी रहे हैं। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोल भी रहा हूँ, इसी टाइम ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते आपसे बोल रहा हूँ कि भाई रुक जा रुक जा, हाँ, मुझे सांस ले लेने दो। ऐसा तो नहीं हो रहा। या फिर ऐसा बोल रहा हूँ सांस छोड़ना है मुझे, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। ठीक है। तो यही होता है टाइडल वॉल्यूम। जब हम नॉर्मल काम करते दौरान, जब हम नॉर्मली अपना सारा काम कर रहे हैं, उस टाइम जितना हम सांस ले रहे हैं और जितना सांस छोड़ रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इसमें ना ही हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ना ही कुछ हम फोर्सली गैसेस को अंदर ले रहे हैं, ना ही फोर्सली गैसेस को बाहर छोड़ रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उस टाइम भी मैं सांस ले रहा हूँ और मैं सांस छोड़ रहा हूँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड, ठीक, इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान जितना हम वॉल्यूम ऑफ एयर लेते हैं या वॉल्यूम ऑफ एयर छोड़ते हैं, उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या बोलते हैं? हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ एयर या गैसेस इंस्पायर्ड या एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल ब्रीथिंग। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन या नॉर्मल ब्रीथिंग बोल दीजिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। बताइए, इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया? ठीक है। अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना होता है? तो याद रखिए, इसका वॉल्यूम होता है 500 ml। कितना वॉल्यूम होता है बेटा? 1 मिनट बेटा, 5 मिनट रुकिए। कितना वॉल्यूम होता है इसका? 500 ml। ठीक है। कितना होता है ये? अप्रोक्स अप्रोक्स 500 ml। कितना होता है बेटा? 500 ml। बताइए, इजी है। मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ,
है ना, नॉर्मली, ऐसा कुछ नहीं कि फोर्सली ले रहा हूँ, नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली खड़ा हूँ, मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है, और इस टाइम मैं सांस भी ले रहा हूँ, सांस छोड़ भी रहा हूँ, तो इस टाइम मेरे लंग्स में जितना गैसेस जाता होगा, जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस जाता होगा, उस वॉल्यूम ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्लियर हो गया होगा आई होप। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। कितना होता है बेटा, 500 ml। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है, बताइए। नेक्स्ट वॉल्यूम की तरफ मूव करते हैं, लेकिन नेक्स्ट वॉल्यूम से मूव करने से पहले मुझे ये कंफर्म करें कि आपको टाइडल वॉल्यूम याद हो गया। याद हो गया टाइडल वॉल्यूम क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, कितना होता है ये, अप्रोक्सीमेटली 500 ml। उसके बाद दूसरा वॉल्यूम क्या, दूसरे वॉल्यूम का नाम है इंस्पायरेटरी वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, ठीक है, क्या नाम है, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, सॉरी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, पूरा नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा वॉल्यूम। बताइए, ये चीज समझ आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे और चले गए पार्क में योगा करने के लिए। तो योगा में वो कराते हैं ना, कि कहते हैं ना कि आलती पालती मार के बैठ जाइए और लंबा सांस लीजिए, बोलते हैं। तो जो लंबा सांस लेना जो है, जो लंबा सांस लेना, फोर्सफुली इंस्पायरेशन है ना, लंबा लंबा सांस लेने का मतलब क्या, आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर रहे हैं, आप फोर्सफुली इनहेलेशन कर रहे हैं, होता है ना। तो उस टाइम जब आप फोर्सफुली सांस को अंदर लेते हैं, तो उस टाइम जितना वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में जाता है, उसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शॉर्ट में लिखते हैं इसे IRV। क्या लिखते हैं बेटा, IRV। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर a person can a person can inspired forcefully, फोर्सफुली एक पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। इसकी कितनी वैल्यू होती है, तो याद रखिएगा, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2500 ml टू 3000 ml, यानी 2.5 से 3 लीटर, है ना। 2500 से लेके 3000 ml, ठीक है, इतना क्लियर है। 2500 से 3000 ml, इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या है, IRV, यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब कि कोई भी पर्सन कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है, उस वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इतना क्लियर है, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो गया, 2500 से 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम कितना था, 500 ml। टाइडल वॉल्यूम क्या है, कि जब हम नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितना हम गैसेस को अंदर लेते हैं और गैसेस को बाहर छोड़ते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ गैसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, अब रामदेव बाबा ही हैं, रामदेव बाबा बोलते हैं कि लंबा सांस लो, फिर बोलते हैं लंबा सांस छोड़ो। तो देखिए, है ना, तो ठीक है, IRV। अब क्या आएगा, अब क्या आएगा, अब आप खुद सोचिए, जब लंबा सांस ले लिए, फोर्सफुली सांस ले लिए, तो हम फोर्सफुली सांस छोड़ेंगे भी तो, है ना। तो उस टाइम जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमारे लंग्स से बाहर निकलेगा, उसको हम बोलेंगे ERV। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, ERV, फुल फॉर्म एक्सपायरेटरी 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 रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बताइए, क्लियर हो गया चीज, ठीक है।
ये क्लियर हो गया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर्ड फोर्सफुली, कैन एक्सपायर्ड फोर्सफुली। ठीक है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में लिख देता हूं ERV। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखिए इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। ठीक है, कितना होता है 1000 से 1100 ml। इतना क्लियर हो गया। मैंने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम क्या है, जब हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं, तो इस टाइम जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमारे लंग्स में जा रहा है या जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमारे लंग्स से बाहर निकल रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। कितना होता है 500 ml। अगर हमने फोर्सफुली जितना सांस लिया, मान लीजिए फोर्सफुली जितना सांस लिया हमने, उस टाइम जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमारे लंग्स के अंदर गया, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम कितना फोर्सफुली सांस छोड़ सकते हैं, जितना हम फोर्सफुली सांस छोड़ सकते हैं उस टाइम वॉल्यूम ऑफ गैसेस हमारे लंग्स से कितना निकला, वो वॉल्यूम ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखते हैं ERV। क्या लिखते हैं बेटा, ERV, मेरे साथ बोलिए फटाफट, ERV। ERV कितना होता है 1000 से 1100 ml, कितना होता है 1000 से 1100 ml, कितना होता है 1000 से 1100 ml। IRV कितना होता है 2500 से 3000 ml। टीवी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। ठीक है, तो ये तीनों डाटा याद रखिएगा, टीवी 500, IRV 2500 से 3000, ERV दैट इज 1000 से 1100 ml। ठीक, उसके बाद एक और वॉल्यूम आता है, उसके बाद एक और वॉल्यूम आता है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको हम, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होता है, इसको शॉर्ट में RV लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं शॉर्ट में RV। मान लीजिए हमने फोर्सफुली सांस बाहर छोड़ दिया, यानी कि ERV कर दिया, ERV को निकाल दिया बाहर, तो उसके बाद भी हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहता है, कुछ वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहती है, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल। रेजिडुअल का मतलब क्या था, बचा हुआ। कहां बचा हुआ, लंग्स के अंदर जितना गैसेस का वॉल्यूम बचा हुआ है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, शॉर्ट में लिखते हैं RV। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ गैसेस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस remain present in lungs, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, ठीक है। ये कितना होता है, तो याद रखिएगा ये होता है आपका 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml। ठीक है, 1100 से 1200 ml, नोट कर लीजिए कितना होता है ये, 1100 से 1200 ml। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो चलिए, हमने 4 वॉल्यूम देखा, कौन कौन सा, ध्यान से देखिए। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml। फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डेट इज IRV, शॉर्ट में IRV लिखते हैं, ये कितना होता है 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml, मेरे साथ बोलिए 2500 से 3000 ml। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml। ठीक है, नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml। ठीक है, चलिए अब एक बार और, ठीक है, मेरे को पता है आपको समझ आ गया और थोड़ा बहुत याद भी हो गया होगा, लेकिन एक बार और बात कर रहा हूं मैं आपसे।
ठीक है, इस टाइम जितना मेरे लंग्स के अंदर गैसेस आ रहा है, जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस आ रहा है और जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस जा रहा है, उस वॉल्यूम ऑफ गैसेस को क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम। डेफिनेशन क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ गैसेस इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन आर नोन एज टाइडल वॉल्यूम, आर नोन एज टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 500 ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर्ड फोर्सफुली आर नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है बेटा? कितना होता है? कितना होता है? 2500 से 3000, 2500 से 3000, 2500 टू 3000 ml। ठीक है, उसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर या गैसेस ए पर्सन कैन एक्सपायर्ड फोर्सफुली आर नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व, बोलिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है? कितना होता है? 1000 से 1100 ml, 1000 टू 1100 ml। ठीक है, इतना क्लियर है। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम 500 ml। आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 टू 3000 ml। ईआरवी 1000 टू 1100 ml। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद जब हमने फोर्सफुली सांस छोड़ दिया, उसके बाद हमारे लंग्स में जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे बेटा? रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसको क्या बोलेंगे हम? रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे। रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? बचा हुआ। कभी रेजिडुअल का आप हिंदी मीनिंग सर्च कीजिएगा तो उसका मतलब निकलेगा बचा हुआ। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन कहां होती है। देखिए मैं अपना पर्सनली कंफ्यूजन बताऊं, मेरा कंफ्यूजन कहां होता था जब मैंने पढ़ा था, ये मेरे को याद है वैसे। ठीक है, मेरा जो कंफ्यूजन हुआ था वो कंफ्यूजन हुआ था यहाँ पे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 और एक्सपायर रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, 1100 से 1200। मैं ये डाटा कंफ्यूज कर जाता था। मैं इसको ईआरवी को 1100 से 1200 कर देता था और उसको 1000 से 1100 करता था। तो याद रखिए सबसे पहले ये आया है मतलब कि लाइन में ईआरवी, तो ये 1000 से 1100 हो गया। इसके बाद हुआ है तो 1100 से स्टार्ट करेंगे उसको रेजिडुअल वॉल्यूम को। तो ऐसे याद कर सकते हैं। अभी आपकी हेडेक है, कैसे भी याद करो, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि रेजिडुअल वॉल्यूम में 1100 से 12, रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा होता है ईआरवी के कंपैरिजन में, याद रख लीजिएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम ग्रेटर देन ईआरवी। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी दिखा देता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। चलिए आइए। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। ए हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml पर मिनट। इसको रोक दीजिए, इसको रोक दीजिए, रोक दीजिए। अच्छा इसको बता ही देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए ये देखिए, 1 मिनट में हम कितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस को लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथिंग करते हैं? 1 मिनट में हम 12 से 16 बार ब्रीथिंग करते हैं। इस ब्रीथिंग के अंदर क्या क्या होता है? इंस्पायरेशन भी होता है और एक्सपायरेशन भी होता है, यानी कि इनहेलेशन भी और एक्सहेलेशन भी होता है। ठीक है, तो 12 से 16 1 मिनट में हम कर रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइडल वॉल्यूम से। 500 ml कितना आ जाएगा आपका? इतना ही आ जाएगा, 6000 टू 8000 अप्रोक्सली। ठीक है, 1 मिनट के अंदर। चलिए, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 2500 से 3000 ml। Additional volume of air a person can inspire by forceful inspiration, this is average 2500 to 3000 ml। ठीक है, ये भी क्लियर है। Expiratory reserve volume, additional volume of air a person can expire by forcefully expiration, this average 1000 to 1100 ml। ठीक है, ये भी बता दिया। नेक्स्ट रेजिडुअल वॉल्यूम देख लीजिए। रेजिडुअल, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन, दिस एवरेज 1100 ml टू 1200 ml। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कैपेसिटीज। इसके बाद क्या पढ़ना है बेटा? कैपेसिटीज पढ़ना है। ठीक है, कैपेसिटी सीखिए।
कैपेसिटीज को मैं पहले यहाँ समझा देता हूँ। हम्म, 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 देखिए कैपेसिटी समझिए। कैपेसिटीज का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम क्या क्या, है ना। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा। देखिए मान लीजिए आपकी कैपेसिटी कहा जाए कि आप कितना सांस ले सकते हैं, कितना सांस ले सकते हैं। तो पहले नॉर्मली तो आप टीवी ले रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम ले रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। अगर मैं टीवी शॉर्ट फॉर्म याद मतलब कि बोलूँ तो समझ जाइएगा, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, ये दिमाग में रखिएगा। तो मैं मैक्सिमम कितना सांस ले सकता हूं, मेरी कैपेसिटी कितनी है सांस लेने की। तो मैं तो टीवी ले लूंगा क्योंकि तो नॉर्मली चलेगा, टीवी तो नॉर्मली है ना। टीवी ले लूंगा और फोर्सफुली क्या ले पाऊंगा मैं, आईआरवी। क्या लूंगा फोर्सफुली, आईआरवी। तो क्या मेरी आईआरवी और टीवी इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं, क्या मेरा ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। अरे यार क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो आप। मैंने बोला कि मैं कितना मैक्सिमम सांस ले सकता हूं, तो मैं फोर्सफुली तो आईआरवी ले लूंगा, फोर्सफुली मैं आईआरवी ले लूंगा। और आईआरवी के साथ टीवी, टीवी जो नॉर्मली हम लोग ले रहे हैं टाइडल वॉल्यूम, वो नॉर्मली है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। टाइडल वॉल्यूम के अलावा हम कितना मैक्सिमम लेते हैं, आईआरवी। कितना मैक्सिमम लेते हैं, आईआरवी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी मेरी, टाइडल वॉल्यूम, ये तो नॉर्मली हम सांस लेते हैं, बाहर लेते हैं या छोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम, साथ ही साथ फोर्सफुली कितना ले सकते हैं, आईआरवी। तो ये क्या हो जाएगी मेरी, ये क्या हो जाएगी मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या हो जाएगी मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, कि मैं कितना मैक्सिमम सांस ले सकता हूं। अगर मैं सांस लेने पाऊं तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, टाइडल वॉल्यूम, ये तो नॉर्मली लूंगा, ये तो मैं बोल रहा हूं अभी भी ले रहा हूं। इसके अलावा मैं क्या ले सकता हूं, इसके अलावा मैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले सकता हूं। तो टीवी प्लस आईआरवी इज इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको शॉर्ट में लिख देता हूं आईसी, इसको शॉर्ट में लिख देता हूं आईसी। अब इसी प्रकार से होगा एक्सपायरेटरी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद सोचिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मैंने बता दिया, आप लोग एक्सपायरेटरी कैपेसिटी सोचिए, ठीक है। आप कितना मैक्सिमम सांस छोड़ सकते हैं वो सोचिए, सोचिए बेटा सोचिए, मैक्सिमम कितना सांस छोड़ सकते हैं आप। तो आप नॉर्मली तो टीवी छोड़ रहे हैं, नॉर्मली तो आप टाइडल वॉल्यूम छोड़ रहे हैं, लेकिन और थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद क्या छोड़ेंगे आप, क्या छोड़ेंगे, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरवी। तो 500 सॉरी टीवी प्लस ईआरवी, ये आ गया आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट में लिख देता हूं ईसी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, चलिए इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट कैपेसिटी जो है उसका नाम है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल, फंक्शनल रेजिडुअल, रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। शॉर्ट में लिखते हैं इसको एफ आर सी, शॉर्ट में कितना लिखते हैं, एफ आर सी, एफ आर सी, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब देखिए ये कैपेसिटी क्या है, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मली आपसे बोल रहा हूँ सांस छोड़ रहा हूँ, तो नॉर्मली जब मैं सांस छोड़ रहा हूँ तो मेरे लंग्स में क्या प्रेजेंट होगा, मेरे लंग्स में कितना कितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस, कौन कौन से वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट होंगे। तो मैं जब नॉर्मली सांस छोड़ रहा हूं तो मैं क्या छोड़ूंगा, टीवी छोड़ूंगा, सिर्फ और सिर्फ टीवी छोड़ूंगा। इसके अलावा अगर मैं फोर्स लगाता हूं, मैं लगा नहीं रहा हूं, अगर मैं फोर्स लगाऊं तो मैं क्या छोड़ूंगा, ईआरवी छोड़ दूंगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम छोड़ूंगा बाहर। लेकिन मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं नॉर्मली बात कर रहा हूं आपसे, नॉर्मली रेस्पिरेशन कर रहा हूं मैं, तब मेरे लंग्स में क्या प्रेजेंट है, तो मेरे लंग्स में ईआरवी प्रेजेंट है, ईआरवी प्रेजेंट है मेरे लंग्स में। और क्या प्रेजेंट है, और आरवी प्रेजेंट है, रेजिडुअल वॉल्यूम, वो तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है, वो तो हमेशा ही प्रेजेंट रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम और ईआरवी ये मेरे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे जब तक मैं नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा हूं, मैं कोई भी फोर्स लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं आपसे इस टाइम मेरे लंग्स में क्या क्या प्रेजेंट है, इस टाइम मेरे लंग्स में
याद रखिए बेटा, मेरे लंग्स में प्रेजेंट है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि मैं फोर्स लगा के सांस तो नहीं छोड़ रहा हूं, फोर्स लगा के सांस तो नहीं छोड़ रहा हूं, इसीलिए मेरे लंग्स में क्या प्रेजेंट है? ईआरवी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? ईआरवी प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? और क्या प्रेजेंट है? और रेजिडुअल वॉल्यूम, वो तो हमेशा प्रेजेंट रहता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, ईआरवी प्लस आरवी। ईआरवी का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आरवी का मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इतना क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आएगा आपका, उसका नाम है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी। और इसके बाद आएगा आपका टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, इसको शॉर्ट में वीसी लिखते हैं और इसको लिखते हैं टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए ये समझिए, पहले टोटल लंग कैपेसिटी समझिए। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी? तो जितने भी वॉल्यूम है उन सबको ऐड कर दीजिए, आपका टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगा। यानी कि टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, सबको प्लस कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका? टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा, इसको जोड़ के देखेंगे आप एक बार, इसको एक बार जोड़ के देखिए। तो 500 आईआरवी को मैं 3000 ले रहा हूं, 2500 से 3000 होता है तो मैं 3000 ले रहा हूं। 500, 3000, 3500, 1000 ये 4500 और ये भी 1000 5500। ठीक है, ऑन एन एवरेज ये कितना आता है? लगभग 6000 ml करीब आएगा, अप्रोक्सली बोल रहा हूं बेटा, 6000 ml, यानी कि कितना? 6 लीटर। कितना? 6 लीटर। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितना होता है बेटा? 6 लीटर होता है ना। जितने भी वॉल्यूम को आप प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको? टोटल लंग कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है ना, बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं। वाइटल कैपेसिटी कुछ नहीं, वाइटल कैपेसिटी को समझने का तरीका अभी के लिए मैं ये बता रहा हूं। आप क्या कीजिए, टीएलसी में से आरवी निकाल दीजिए। टीएलसी में से यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर आपने आरवी को निकाल दिया, टोटल लंग कैपेसिटी में से आरवी को निकाल दिया, तो बचा क्या आपका? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितना, कौन सा वॉल्यूम ऑफ गैसेस आप यूज कर रहे हैं, कौन सा वॉल्यूम ऑफ गैसेस आप यूज कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, आरवी का तो कोई मतलब ही नहीं, इसको तो हम कभी यूज भी नहीं कर पाएंगे, ये तो लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, ना ये बाहर जा रहा है ना इसमें कुछ ऐड हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, आरवी हमेशा सेम रहेगा। लेकिन टीवी इसका यूज करते हैं, इसको छोड़ते हैं, निकालते हैं। आईआरवी फोर्सफुली जब हम सांस लेते हैं तो आईआरवी आ जाता है, फोर्सफुली जब सांस छोड़ते हैं तो ईआरवी निकल जाता है। तो ये सारी यूज में है, टीवी, आईआरवी, ईआरवी, ये सारी यूज में है। लेकिन आरवी हमारे यूज में नहीं है, आरवी हमारे यूज में नहीं है। इसीलिए अगर टीएलसी में से आरवी निकाल देंगे तो टीवी, आईआरवी, ईआरवी, इन वॉल्यूम को ऐड करने में क्या निकलेगा आपका? वाइटल कैपेसिटी निकल जाएगा। क्या निकलेगा बेटा? वाइटल कैपेसिटी निकलेगा। ठीक है, तो ये है आपकी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बहुत इजी है। टीवी के साथ उसके उस वाले वॉल्यूम को प्लस कर दीजिए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालना है तो टीवी प्लस आईआरवी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी निकालना है टीवी प्लस ईआरवी। फिर उसके बाद आपको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालना है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है कि लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट है जब आप नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ईआरवी प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होगा? आरवी प्रेजेंट होगा, ईआरवी और आरवी। वाइटल कैपेसिटी, कौन से वॉल्यूम ऑफ गैसेस का आप यूज कर सकते हैं, दैट इज अ वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी, सारे वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए, टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाए, कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर या 6000 ml। ठीक है, तो ये है आपका कैपेसिटीज। ठीक है, ये है आपका कैपेसिटी। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखा है, एनसीईआरटी की बातें पढ़ लेते हैं, आ जाइए। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, total volume of air a person can inspire after normal expiration। ठीक है, this include
दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए क्या लिखा है कि कितना वॉल्यूम, टोटल टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, टीवी प्लस आईआरवी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर डेट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ईआरवी और आरवी। वाइटल कैपेसिटी देखिए, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, दिस इंक्लूड ईआरवी, टीवी, आईआरवी, या द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है। देखिए इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको समझिए। समझिए, देखिए दो चीजें। जैसे मान लीजिए मैंने फोर्सफुली सांस ले लिया, ठीक है। अगर मैं फोर्सफुली सांस छोड़ता हूं तो मैं फोर्सफुली क्या सांस छोड़ूंगा, पहले तो टीवी छोड़ दूंगा, टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद आईआरवी छोड़ दूंगा, जितना मैंने आईआरवी लिया, आईआरवी छोड़ूंगा, टीवी छोड़ूंगा, ईआरवी छोड़ूंगा, यही छोड़ूंगा ना। तो उसी को अगर आप प्लस करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, आपका वाइटल कैपेसिटी निकल जाएगा। ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, दिस इंक्लूड आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी। या फिर वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो उससे भी टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगा। मैंने वो फॉर्मूले के हिसाब से समझा दिया आपको। तो ये है आपका कैपेसिटी। ठीक है। तो क्या क्या सीखा हमने सीखा अभी तक हमने सीखा वॉल्यूम्स। कौन सा वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। फिर उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक पर्सन कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकता है, उस वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है, 2500 से 3000 ml, 2500 से 3000 ml। उसके बाद आता है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, वो वॉल्यूम ऑफ एयर या गैसेस की एक पर्सन फोर्सफुली एक्सपायर कर सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है, 1000 से 1100 ml। उसके बाद मैंने आपको बताया रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर या गैसेस हमारे लंग्स में प्रेजेंट है आफ्टर फोर्सफुली एक्सपायरेशन। जब हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर देते हैं उसके बाद हमारे लंग्स में जितना वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, आरवी, ईआरवी, टीवी, फिर उसके बाद आईआरवी। ठीक है। इन सबको प्लस कर देंगे तो आपका टोटल लंग कैपेसिटी निकल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। कैपेसिटीज याद रखेगा, आईसी, ईसी, फिर एफआरसी, वीसी और टीएलसी। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं तो ये याद रखेगा। इनका ना एक काम कीजिए, आप क्या कीजिएगा, आप जहां नोट्स बना रहे हैं कैलकुलेट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए 500 ये ईआरवी के वैल्यू, 1000 मान लीजिए, 1000 से 1100, ऐसे कर करके जोड़ के रखिएगा आप। ठीक है, तो उससे भी काम चल जाएगा। उसको ना रखेंगे ना तो हो सकता है कभी कभी क्या करते हैं कि डायरेक्ट ऐसी वैल्यू पूछ लेते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितना होता है ना, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे, तो अप्रोक्सीमेटली आपका जो ऑप्शन लगेगा उसको लगा दीजिएगा आप। ठीक, चलिए, तो ये हो गया आपका कैपेसिटीज। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है अब देखिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। हमें पता है कि गैसेस का एक्सचेंज कहां पे होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस का एक्सचेंज कहां पे होता है, एल्वलाई के अंदर। तो देखिए एल्वलाई कैसा होता है, देखिए ये मान लीजिए एल्वलाई है, ला 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 ला। एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बहुत छोटा कर दिया मैंने, पिद्दू सा। ये मान लीजिए एल्वलाई है। एल्वलाई में क्या होता है बेटा, एल्वलाई में स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इपिथेलियल टिश्यू आपने सुना होगा, इपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स होता है एक स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, है ना। तो
एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होगी उसको क्या बोलेंगे, एपिथेलियल सेल्स। तो हमारे एल्वलाई के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको शो कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। फ्लैट होते हैं थोड़े से, फ्लैट और स्क्वायर होते हैं थोड़े से, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये कौन सी सेल है, ये है आपकी, ये है आपकी स्क्वैमस, स्क्वैमस इपिथेलियल सेल, इपिथेलियल सेल्स, ठीक है। स्क्वैमस इपिथेलियल सेल। इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे, इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एल्वेलाई के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। थोड़ा और डार्क कर दूं क्या, ठीक है। चलिए उसके बाद, उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद नीचे होता है ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड कैपिलरी बोल लीजिए इसको, ठीक है। ये ब्लड कैपिलरी है ना। ब्लड कैपिलरीज के अंदर भी स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। तो उसको भी मैं शो कर देता हूं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, चलिए ऐसे इसके अंदर भी स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स जो होती है उसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं बेटा, एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसे हम, एंडोथीलियम। लिख दूं मैं इसको, क्या बोलते हैं इसे हम, एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं इसे हम, एंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। अच्छा, इसके बाहर भी, ब्लड वेसल्स के बाहर भी, ब्लड वेसल्स के बाहर भी एक एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ऐसे, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ब्लड वेसल्स के बाहर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। नॉन सेलुलर होता है, इसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होता, याद रखिएगा बेटा चीज। बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, समझाने के लिए बनाया जस्ट मैंने, और कुछ नहीं। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। चलिए अब देखिए ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर है आरबीसी। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, आरबीसीज है ना। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, आरबीसीज, ठीक है। आरबीसीज है, आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। तो चलिए अभी रुक जाइए, अभी मैं समझाना चाहता हूं आपको। देखिए क्या होता है ऊपर से आता है ऑक्सीजन, ऊपर से आता है ऑक्सीजन, और आरबीसी के पास होता है CO2। आरबीसी के पास क्या होता है, CO2 होता है। तो लिख दूं मैं यहां पे CO2। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां से आता है आरबीसी के पास, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर आता है, और CO2 आरबीसी से कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है। अब आप खुद सोचिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए मान लीजिए ऑक्सीजन ही है, वो आरबीसी यानी कि ब्लड में आ रहा है, तो उसको कितने मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा 3 मेम्ब्रेन को। पहला मेम्ब्रेन तो ये एल्वलाई वाला स्क्वैमस इपिथेलियल सेल्स लेयर, ठीक है। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा एंडोथीलियम, तीसरा एंडोथीलियम। तो मैं लिख दूं इसको, कौन कौन से मेम्ब्रेन
पहला है स्क्वेमस इपिथेलियल सेल्स लेयर, इपिथेलियल सेल्स लेयर, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा, तीसरा क्या है, एंडोथीलियल या एंडोथीलियम लेयर, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को ब्लड तक आने के लिए, चाहे CO2 को भी ब्लड से एल्वलाई तक जाने के लिए 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना, तभी गैसेस का एक्सचेंज होगा, तभी गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। O2 ब्लड के अंदर आएगा, CO2 ब्लड से बाहर चला जाएगा। अब इसकी लेवलिंग कर लेते हैं। ये क्या है, ये है ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। ये क्या है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये है एल्वुलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। और ये क्या है, स्क्वेमस इपिथेलियल सेल दिखा दिया मैंने, है ना। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए सवाल ये आता है कि भाई ये गैसेस का एक्सचेंज तो हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो बेटा याद रखिए, ये मैंने आपको जब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ाया था तभी मैंने समझाया था आपको कि कुछ भी या कभी भी गैसेस का जो मूवमेंट होता है, ये मान के चलिए मूवमेंट हमेशा प्रेशर की वजह से होता है। गैसेस का मूवमेंट हमेशा प्रेशर की वजह से होता है। गैसेस हमेशा अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। गैसेस हमेशा अपने हाई से लो की तरफ मूव करते हैं। 1 मिनट बेटा मैं पानी ले लूं। गैसेस हमेशा अपने हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। कैसे करती हैं बता रहा हूं मैं आपको। गैसेस हमेशा अपने हाई से लो की तरफ मूव करती हैं। कैसे करती हैं देखिए। मान लीजिए एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, अच्छा पार्शियल प्रेशर समझते हैं ना आप लोग। मान लीजिए किसी बॉक्स में मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, किसी बॉक्स में O2 भी है, N2 भी है, CO2 भी है, तो उसमें किसी एक गैस का अपना प्रेशर होगा, O2 का अपना प्रेशर होगा, N2 का अपना प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को बोलेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर। अब किसी का मान लीजिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है तो उसको बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। N2 का अपना प्रेशर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, है ना। मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी पर्टिकुलर कंपाउंड या पर्टिकुलर एलिमेंट का जो प्रेशर होता है उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 mmHg, 159 mmHg, ठीक है। कितना है, 159 mmHg, प्रेशर का यूनिट है mmHg। उसके बाद एल्वुलाई के अंदर कितना प्रेशर है, एल्वुलाई के अंदर है 104 mmHg, 104 mmHg, है ना। अब खुद सोचिए, एटमॉस्फेयर में 159 mmHg है, एल्वुलाई में 104 mmHg है, तो ऑक्सीजन कहां से कहां आएगा, एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई के अंदर आ जाएगा, एटमॉस्फेयर से एल्वुलाई के अंदर आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि गैसेस, कोई भी गैसेस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है बेटा, 159 mmHg, एल्वुलाई के अंदर 104 mmHg, 104 mmHg, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड जो है, ये जो ब्लड जिसके पास CO2 है, ऐसा ब्लड जिसके पास CO2 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, शॉर्ट में लिख देता हूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है मात्र 40। कितना है? 40 mmHg। कितना है? 40 mmHg। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो है जो ऑक्सीजन है वो कहां से कहां आ जाएगा? एल्वलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जैसे ही वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आया, उसका ब्लड का पार्शियल प्रेशर हो गया, ब्लड का पार्शियल प्रेशर हो गया, यानी कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो गया 95 mmHg। 95 mmHg। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड। क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड, है ना। इसको मैं ऐसे शो कर देता हूं, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑब्वियसली बात है, जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आया तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा 95 है तो यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम है, फिर ऐसे आ जाए, कुछ नहीं होगा। वो सारा ब्लड एक ही तो है, पहले डीऑक्सीजनेटेड था, उसके बाद क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। कोई दूसरी जगह थोड़ी ना, वो ब्लड में ऑक्सीजन आया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आ गया? उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया? 95 mmHg। अब टिश्यू में 45। टिश्यू में कितना है? 45 है। टिश्यू में कितना है? 45 है। ठीक है, टिश्यू में कितना है? 45 है। सॉरी 40 है, 40 होता है टिश्यू में। टिश्यू में 40 होता है, टिश्यू मतलब 45, 40। अब क्या होगा? ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? टिश्यू में चला जाएगा। ठीक है, कहां चला जाएगा? टिश्यू में चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कितना पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का? 159 mmHg। एल्वलाई में कितना था? 104 mmHg। तो एटमॉस्फेयर से एल्वलाई में आ गया। फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना था? 40 mmHg। एल्वलाई के अंदर कितना था? 104 mmHg। ऑक्सीजन कहां पे आ जाएगा? एल्वलाई से कहां आ जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन आया, ब्लड कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर हो गया? 95 mmHg। कितना हो गया? 95 mmHg। टिश्यू में कितना है? 40। तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? टिश्यू के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अपने हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे मूव करता है, ऐसे प्रेशर का रोल आता है, ठीक है। अब CO2 की बात की जाए तो CO2 का उल्टा चलता है। CO2 का उल्टा चलता है ना। CO2 का क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अगर मैं इसको हल्का सा रब करता हूं, CO2 में क्या होता है? CO2 में टिश्यू के अंदर होता है 45 mmHg CO2 का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 40 mmHg। ऑक्सीजनेटेड में कितना होता है? 40 mmHg। उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 आता है, ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड, उसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है 45 mmHg। यानी इससे टिश्यू से CO2 आया इसके पास, और इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा CO2 के कंसंट्रेशन के हिसाब से, तो हो जाएगा 45 mmHg। अब देखिए यहां पे एल्वलाई के अंदर कितना होता है? तो एक मिनट, एल्वलाई के अंदर कितना होता है? एल्वलाई के अंदर होता है 40। हाँ, एल्वलाई के अंदर होता है 40, एल्वलाई के अंदर 40 होता है। तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 कहां जाएगा? एल्वलाई के अंदर। 40 के बाद एटमॉस्फेयर में होता है 0.3 mmHg। 0.3 mmHg। एल्वलाई से कहां जाएगा CO2? एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ऐसे होता है CO2 का ट्रांसपोर्ट, है ना। यानी कि मान के चलिए हाई से लो जाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, यहां पे बच्चे कंफ्यूज कहां होता है? इस वाले पोजीशन पे। एक तो ये वाला पोजीशन और दूसरा ये वाला पोजीशन, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा बेटा आप लोग। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। फिर से समझा देता हूं। देखिए इसको ध्यान, इस वाले चार्ट को देखिए, एनसीईआरटी का चार्ट है। देखिए क्या है? एटमॉस्फेयर के अंदर, पहले ऑक्सीजन को ध्यान से देखिए। एटमॉस्फेयर के अंदर
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 159, कितना है 159, ठीक है। एल्वलाई के अंदर कितना है 104, 104। अब आप खुद सोचिए ज्यादा कहां पे है, एटमॉस्फेयर में, कम कहां पे, एल्वलाई में। तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से कहां आ जाएगा, एल्वलाई के अंदर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, एल्वलाई के अंदर। अब देखिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसीलिए उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है उसके अंदर 40 mmHg, एल्वलाई के अंदर 104। तो ब्लड मतलब कि ऑक्सीजन कहां से आ जाएगा, एल्वलाई से ब्लड के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही ब्लड के पास ऑक्सीजन आया, ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है पहले भी ऑक्सीजन था उसके पास, लेकिन पहले ऑक्सीजन कम था, अब ऑक्सीजन ज्यादा आ गया। जैसे ऑक्सीजन ज्यादा आया तो ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड। उस टाइम उसका जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर था वो कितना आ गया, 95 हो गया, 40 से 95 हो गया, 40 से 95 हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 95 mmHg, याद रखिए डाटा 95 mmHg। टिश्यू के अंदर कितना था, टिश्यू के अंदर 40 था। तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन कहां पे आ जाएगा, टिश्यू के अंदर आ जाएगा, है ना। तो 159, 104, 40, 95, 40, ये याद रखिएगा, ये डाटा याद रखिएगा। फिर उसके बाद CO2 का देखते हैं। CO2 देखिए टिश्यू के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mmHg, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, तो टिश्यू से कहां चले जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। उसके बाद जैसे ही ब्लड में CO2 आया, ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड, ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। उसके अंदर कितना हो गया, CO2 का पार्शियल प्रेशर 45 बढ़ गया, क्योंकि CO2 और मिल गया उसको। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, एल्वलाई के अंदर 40 mmHg है, CO2 का पार्शियल प्रेशर, ब्लड से CO2 कहां आ जाएगा, एल्वलाई के अंदर। एटमॉस्फेयर में 0.3 है, तो एल्वलाई से कहां निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे चलता है ये, इसी को हम बोलते हैं गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस और टाइडल वॉल्यूम वॉल्यूम समझे हमने, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जिसे बोलते हैं। उसके बाद हमने कैपेसिटी समझा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कैपेसिटीज याद रखिएगा, वॉल्यूम्स याद रखिएगा, है ना। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।